हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग? वेरी गुड मॉर्निंग अक्की, कैसे हो? कैन आई विजुअल एंड ऑडिबल? मेरी आवाज़ आ रही है आप सभी को? गुड मॉर्निंग अक्की। जल्दी जल्दी सभी आ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। कैसे हैं आप सभी लोग? आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही है? अगर आ रही हो तो एक बार बताइएगा, एक थंब दीजिएगा, गुड मॉर्निंग बोलिएगा। एंड पीपीटी एंड प्रेजेंटेशन वॉइस सब कुछ क्लियर हो तो जल्दी से बताइए सब कुछ क्लियर है, देन हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं, है ना? गुड मॉर्निंग अक्की। जय हिंद राजमोहन सिंह, कैसे हैं? प्रणाम। चलिए जल्दी जल्दी सभी आ जाओ, फिर क्लास को स्टार्ट करें, बिकॉज आज थोड़ा जल्दी करेंगे। एनालिसिस ज़्यादा है, आज के 10 to 11 टॉपिक हैं, तो जितना जल्दी आप सभी आएंगे, जितना जल्दी आप सभी जुड़ेंगे, हम लोग क्लास को स्टार्ट कर देंगे, है ना? देवांश यादव, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। टीपू राजपूत, जय हिंद, जय भवानी। चलो, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आप लोग की प्रिपरेशन कैसी चल रही है? एंड तैयारी अच्छी चल रही है? और क्या मैं बताने वाला था, हाँ, आज एक नया चीज़ ये है कि मैं नई चीज़ स्टार्ट करूँगा आज रात में, ठीक है? आज रात से स्टार्ट कर रहा हूँ 10 PM पे, ठीक है? 10 PM पे स्टार्ट कर रहा हूँ सर। ये जैन के पूरी होंगे, जैन के। किसके सर? जैन 2021 की कंप्लीट करंट अफेयर आपको मिलेगा, ठीक है? कंप्लीट करंट अफेयर होगा, जो कि डेली हम लोग 30 से 40 क्वेश्चन करेंगे और विद एनालिसिस करने वाले हैं। रात में 10 बजे पूरा जनवरी की करंट अफेयर आपका कवर होगा। फरवरी की मैंने एक वीडियो में करा दी है यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हो। दिसंबर से लेके पीछे जून तक का करंट अफेयर 1000 करंट अफेयर के सीरीज़ में करा दिया है। तो पूरी करंट अफेयर आपकी कंप्लीट चल रही है। मार्च की जहाँ तक बात है, तो आज हम लोग 10 मार्च का करंट अफेयर कर रहे हैं। एक दो दिन बाद अभी मैं क्या करने वाला हूँ, दोपहर में 4 बजे, शाम को 4 बजे या 5 बजे, दोनों में से कोई एक टाइम देखेंगे। वहाँ पे मार्च का ही करंट अफेयर मैं करूँगा, बट ये MCQs होगा, ठीक है? सुबह में हम लोग 10 बजे मिलते हैं, सुबह में 10 बजे मिलते हैं, डेली एनालिसिस करते हैं। शाम को जब मिलेंगे आपसे, तब वहाँ पे MCQs करेंगे। मतलब हम लोग पूरी तरह से अपडेट हो जाएंगे लगभग 8 महीने के करंट अफेयर के संग, है ना? नैन्सी, वेरी गुड मॉर्निंग। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? कि हाँ सर, बिल्कुल समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। एवरीबॉडी क्लियर? जल्दी से एक बार बताना हाँ सर क्लियर, फिर हम लोग आगे फटाफट करंट अफेयर स्टार्ट करें एनालिसिस। महादेव, चलो क्लियर है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, धीरे धीरे लोग आते रहेंगे। आज हम लोग करने वाले हैं सर कब का, टेंथ कहाँ गया यार ये, हाँ, 10 मार्च की करंट अफेयर की एनालिसिस करने वाले हैं। पेन और कॉपी लेके सभी बैठ गए? सभी लोगों ने पेन और कॉपी ले लिया है? जितने सारे लोग हैं सभी ने पेन कॉपी ले लिया है? क्योंकि पेन कॉपी बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना पेन कॉपी के बैठ के देखने से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा जब तक आप मेरे संग कॉपी पे नोट्स नहीं बनाते, है ना? बस आपको करना क्या है, जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है, जो टॉपिक करा रहा हूँ उसको ऊपर हेडिंग डालिए, और उसके जो मेन पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस उसको कॉपी पे लिखते चलिए। डेली का आप जब लिखते चलोगे तो बहुत बहुत फ़ायदा मिलेगा, ठीक है? सर पिछले 6 मंथ के करंट अफेयर के लिए क्लास कहाँ मिलेगी? मनीष द्विवेदी, इसी चैनल के, जिस चैनल पे भी आप हो, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। प्लेलिस्ट में जाएंगे, करंट अफेयर मेरे नाम से दिखेगा, पूरी प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें 13 या 14 प्लेलिस्ट मिलेगी। उसमें पूरी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 2 करके 10 पार्ट तक होगा। तो अच्छे खासे करंट अफेयर वहाँ से मिल जाएंगे आपको, ठीक है? चलो, तो कुछ इंट्रोडक्शन थे भाई सेल्फ मेरे, तो वो आप सभी देख लो। मैं सेल्फ रतन कुमार, ठीक है, मेंटोर करंट अफेयर एंड GS, बाकी चीज़ आपके सामने है सर।
ये अनअकैडमी के प्लस क्लासेस से कुछ बेनिफिट्स होते हैं जो कि मैं आप लोग को डेली बताता रहता हूँ। ये है व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ द सब्सक्रिप्शन, क्या बेनिफिट होते हैं सब्सक्रिप्शन के, टेस्ट होते हैं, प्रॉपर गाइडेंस होते हैं, पीडीएफ्स मिलते हैं, इंटरेक्टिव क्लासेस होते हैं, ये पूरी बेनिफिट आपके सामने हैं। ठीक है, कैसे डाउनलोड कर सकते हैं आप सबको पता है कैसे डाउनलोड करते हैं, बिकॉज आप सब मेरे संग क्लास भी करते रहते हैं लर्निंग ऐप पे, तो आप लोगों ने डाउनलोड कर रखा है। किसी को डाउनलोड करना है तो ये पूरा मेथड होता है डाउनलोड करने का। एंड सेकेंड चीज़, आप अपनी क्लासेस को चूज़ कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद आपको कुछ करना नहीं है, तो बस इस रेफरल कोड को याद रखना है आपको। ये रेफरल कोड आपको 10% का डिस्काउंट देता है, कोई भी आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना हो और मेरे संग पढ़ना हो तो। ठीक है, चलो फाइनली क्लास स्टार्ट को करें। चलो सभी लोग हैं, पेन कॉपी सभी ने ले लिया था। पहला हम लोग सर देखते हैं क्या, पहला हमारे को दिखाई दे रहा है सर स्ट्रीट न्यूज़ है, क्या है सर, पहला हमारा स्ट्रीट न्यूज़ है। देखते हैं स्ट्रीट न्यूज़ में क्या है। ठीक है, स्ट्रीट न्यूज़ में क्या है ये देख लेते हैं। स्ट्रीट न्यूज़ में ये कहा जा रहा है भाई कि सीएम लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृति त्रिपुरा। ठीक है, जागृति त्रिपुरा टू प्रमोट द ई गवर्नेंस। समझना यहाँ पे कितना इजी है ये टॉपिक, और आप एग्जाम के लिहाजा से आप कैसे इसको समझ भी पाओगे। क्या लिखा है, सीएम चीफ मिनिस्टर लॉन्च डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृति त्रिपुरा टू प्रमोट ई गवर्नेंस। ठीक है, ई गवर्नेंस को प्रमोट करने के लिए इन्होंने क्या किया है, जागृति त्रिपुरा के नाम से इन्होंने एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसने लॉन्च करा है, त्रिपुरा के सीएम चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। तो ये आपको याद करने की नीड नहीं है, बिकॉज त्रिपुरा लगा हुआ है तो आपको मालूम चल जाएगा कि जागृति त्रिपुरा हाल ही में किस स्टेट गवर्नमेंट द्वारा डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। तो किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है, तो त्रिपुरा स्टेट द्वारा क्या किया गया है सर, लॉन्च किया गया है। ये आपके सामने है, इसमें तो आसानी होगी। द गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा हैज लॉन्च अ डिजिटल प्लेटफॉर्म जागृति त्रिपुरा, ध्यान रखना, to help people get a benefit of the various scheme of the central and state government. At least 102 scheme of a different department of the both government are available on the platform. समझ में आया कि नहीं आया, मतलब यहाँ पे ये कह रहा है समझना कि स्टेट और गवर्नमेंट के जितने सारे स्कीम आते हैं उसके बेनिफिट्स त्रिपुरा के जो पीपल हैं वहाँ के लोग हैं उनको मिल सके, है ना। जितनी सारी डिफरेंट डिपार्टमेंट है, लगभग कितने हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट होंगे दोनों को मिला के, उन सब के जो बेनिफिट्स हैं वो भी वहाँ के त्रिपुरा के लोगों को मिल सके। तो इन सब चीज़ों के लिए उन्होंने क्या किया है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च करी है त्रिपुरा, क्या है सर, जागृति त्रिपुरा। उसके तहत क्या होगा कि भैया जितने सारे लगभग 100 मिनिमम एटलीस्ट 102 स्कीम्स चल रहे हैं, वो सबका बेनिफिट क्या है, त्रिपुरा के लोगों को मिल सकता है। ठीक है, ध्यान रखना जागृति त्रिपुरा, देखना इसका मेन एम क्या है, जागृति, इसको आपको लिखना है, जागृति त्रिपुरा विल एम्पावर द सिटीजन ऑफ द नॉर्थ ईस्ट स्टेट। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जो लोग हैं, मतलब त्रिपुरा के लोग हैं, उनके अंदर एम्पावरमेंट मतलब खुद में सशक्त बनाने के लिए जागृति त्रिपुरा को क्या किया गया, स्टार्ट किया गया है। द डिजिटल प्लेटफॉर्म इज द वन ऑफ अ सर्वल एक्टिव इनिशिएटिव अंडरटेकन बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू द इनकरेज अ टेक्नोलॉजी लीड इनोवेशन इकोसिस्टम एंड क्रिएट द सेल्फ रिलायंट त्रिपुरा। मतलब त्रिपुरा को किस तरह से आत्मनिर्भर बनाया जा सके, किस तरह से लोगों के बीच में डिजिटल प्लेटफॉर्म, मतलब जिस तरह से ये प्लेटफॉर्म लेके आए हैं, नॉर्थ ईस्ट स्टेट वाले जितने सारे लोग हैं उनको क्या किया जाए, एम्पावर बनाया जा सके, उनको खुद के अंदर एक सशक्त बनाया जा सके कि वो हर एक चीज़ें खुद से कर सकते हैं। तो मेनली हम ये कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के जो पीपल है, सिटीजन है, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागृति त्रिपुरा जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म है, हाल ही में त्रिपुरा सरकार द्वारा, सीएम द्वारा लॉन्च किया गया है। किसके लिए, त्रिपुरा के लोगों के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, सबको क्लियर हो रहा है, एवरीबॉडी क्लियर, सबको क्लियर हो रहा है कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर हो रहा है, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, अब बोला गया है द प्रोजेक्ट वॉज डेवलप बाई, अब ध्यान रखना ये जो प्रोजेक्ट है किसके द्वारा डेवलप किया गया है, इजी गवर्नमेंट और जियो ग्रुप, क्या है सर, एक जियो का ग्रुप है सर, उसके द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। जियो ग्रुप कंपनी के द्वारा क्या किया गया है, डेवलप किया गया है। इसको कॉपी में लिख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछ सकता है। एंड विल अवेलेबल टू ऑल द रेसिडेंट्स ऑफ द त्रिपुरा, मतलब जितने सारे त्रिपुरा के लोग होते हैं, लोग हैं वहाँ पे निवासी हैं, लोग निवास करते हैं, ये सबके लिए है। विथ वैकेंट वी वांट टू
improve people to gain the benefit of they deserve and focus on building a family centric and progressive model to include one data one sources and privacy in the ski। मतलब यहाँ पे ये भी कह रहा है कि भैया वन डाटा वन सोर्सेज एंड प्राइवेसी इज द की। मतलब क्या होगा, एक डाटा होगा एक सोर्सेस होगा लेकिन आपकी प्राइवेसी को गोपनीय रखा जाएगा, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। मतलब सिंपल सा हम ये कह सकते हैं कि डिजिटली मैक्सिमम जो भी इनके वर्क्स होंगे, जो भी उनके काम्स होंगे, मैक्सिमम ये डिजिटली बनाने की कोशिश करेंगे त्रिपुरा वाले लोगों के लिए। और उनको ये सिक्योर भी कहा जा रहा है कि जो आपका डेटा है ना वो बिल्कुल सिक्योर है, प्राइवेसी है, एकदम गोपनीय है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मतलब कहीं ना कहीं त्रिपुरा के लोगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जागृति त्रिपुरा क्या किया गया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। किसने लॉन्च किया है, तो भाई कहाँ से, त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर ने लॉन्च किया हुआ है। ठीक है, किसके लिए लॉन्च किया है, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के जितने सारे पीपल्स हैं उनके लिए इसको लॉन्च किया गया है। इसके अंदर क्या होगा, जितने सारे स्टेट और सेंट्रल के पॉलिसीज होंगे, स्कीम्स होंगे, उन सबको अवेल कराने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म का यूज करेंगे। सबको समझ में आ रही है मेरी बातें, सबको समझ में आ रही है मेरी बातें कि ये प्रोग्राम लॉन्च क्यों किया गया है, किस स्टेट द्वारा लॉन्च किया गया है, किसके बेनिफिट के लिए लॉन्च किया गया है, ये सब क्लियर हो गया जितने सारे सभी लोग हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब यहाँ पे क्या बोल रहा है सर, ध्यान रखना त्रिपुरा के जो चीफ मिनिस्टर जिन्होंने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है तो कौन है सर जी, बिप्ल कुमार देव। कौन है, बिप्ल कुमार देव कौन है, त्रिपुरा के सर अभी प्रेजेंट टाइप में चीफ मिनिस्टर है। और वहाँ के जो गवर्नर है वो कौन है सर जी, रमेश बैस। कौन है सर, वो गवर्नर है। कौन है सर, रमेश बैस क्या है सर, गवर्नर है। देखो ये प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है जागृति त्रिपुरा, इसका क्या है सर URL है बाय चीफ मिनिस्टर कौन, बिप्ल कुमार देव। समझ में आया, क्लियर है सबको। चलो आगे बढ़ते हैं। सेकेंड न्यूज हमारा क्या है, सेकेंड न्यूज में ये कहा जा रहा है कि भाई ये बिजनेस न्यूज है। बिजनेस का मतलब कि कुछ ना कुछ भाई बिजनेस की बातें कही गई होंगी, बिल्कुल कही गई होंगी। देखते क्या है, HDFC इग्रो लॉन्च अ बिजनेस इंस्टॉलमेंट सिक्योरिटी कवर। ध्यान रखना HDFC इग्रो ने, ध्यान रखना बैंक ने नहीं है, गलती मत करना, एग्जाम में आएगा HDFC बैंक अगर लिखेगा तो आप क्लिक नहीं करोगे, गलत हो जाएगा वो। ठीक है, क्या करोगे आप, HDFC इग्रो लॉन्च अ बिजनेस इंस्टॉलमेंट सिक्योरिटी कवर। ठीक है, HDFC इग्रो ने लॉन्च करा है, ये है HDFC का ही पार्ट, लेकिन बैंक अलग है, इग्रो अलग है। इग्रो में क्या है, ध्यान से, इग्रो में क्या है, इग्रो एक तरह की फाइनेंशियल क्या है सर, फाइनेंशियल एक्टिविटीज को क्या करती है, रेगुलेट करती है। जितने सारे आपके ये इंश्योरेंस होता है ना, इंश्योरेंस का जो सेक्टर्स होता है इन सब को इर्गो क्या करती है, कवर्ड करती है, लेकिन बैंक का काम अलग है, ध्यान रखना। तो HDFC इर्गो द्वारा लॉन्च किया गया है क्या, इंस्टॉलमेंट सिक्योरिटी कवर, बिजनेस इंस्टॉलमेंट सिक्योरिटी कवर। ध्यान रखना ये पूछा जाएगा कि हाल ही में किस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन द्वारा, ठीक है, बिजनेस इंस्टॉलमेंट सिक्योरिटी कवर लॉन्च किया गया है। तो HDFC इर्गो द्वारा क्या किया गया है सर, लॉन्च किया गया है। इसको चीज को दिमाग में अच्छे से बैठा लेना। HDFC इर्गो जनरल इंश्योरेंस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जनरल इंश्योरेंस हैज लॉन्च द बिजनेस किस्त सुरक्षा, क्या है सर, बिजनेस किस्त सुरक्षा कवर। ठीक है, दिस यूनिक cover was launched with objective of promoting the balance sheet of a microfinance institutions, financial institutions and a bank in the event of any, ठीक है, कैटास्ट्रोफी और नेचुरल डिजास्टर। देखो यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि हाल ही में HDFC इर्गो द्वारा किस तरह की इंस्टॉलमेंट सिक्योरिटी कवर स्टार्ट की गई है। तो बिजनेस किस्त सुरक्षा क्या किया गया, स्टार्ट किया गया है। बिजनेस किस्त सुरक्षा क्या किया गया सर, स्टार्ट किया गया है, ये रिमेंबर रखना। उसके बाद इसमें ये बताया गया है जितने सारे, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है उनके लिए ये सुविधा दी गई है। सेकंड चीज यहाँ पे ये कहा है, इट वाज स्टार्टेड विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ लिमिटिंग द इफेक्ट ऑन द बैलेंस शीट ऑफ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन विच आर कॉजेज बाय द नॉन पेमेंट ऑफ EMIs बोरोज और ड्यू टू मेनी डिजास्टर, अर्थक्वेक, फ्लूड्स एंड साइक्लोन। देखो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो MSME में आते हैं, वो लोग बोरोवर मतलब क्या करते हैं, EMI तो ले लेते हैं लेकिन वो क्या करते हैं, वापस उस पेमेंट को जमा नहीं कर पाते।
है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे को देखने को मिलती है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, अर्थक्वेक आ गया, बाढ़ आ गया, है ना, साइक्लोन आ गया, या कोई महामारी पैंडेमिक आ गई, ऐसी जो प्रॉब्लम्स आती हैं, इन सब प्रॉब्लम को देखते हुए इन्होंने क्या किया है, बिजनेस किस्त सुरक्षा स्कीम क्या किया, लॉन्च किए हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हो और कोई भी अपनी इंस्टॉलमेंट जमा नहीं कर पा रहे हो, ईएमआई नहीं जमा कर पा रहे हो, उन सब से रिलेटेड क्या है, ये इन्होंने क्या किया है, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फिर यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है, बिजनेस इंस्टॉलमेंट कैन कस्टमाइज एज पर द नीड ऑफ द इंडिविजुअल MFI financial institution. This can also be as per the requirement of depending on the geographical and represents of the borrow MFI। अच्छा, ये क्या है, कौन बताएगा? MFI का फुल फॉर्म क्या होता है? जब ये समझ में आएगा आप सभी को तभी तो आगे बढ़ेंगे। MFI का फुल फॉर्म क्या होता है? माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ध्यान रखना, जो जितने सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन होते हैं, माइक्रो फाइनेंस होते हैं, फाइनेंस करते हैं, छोटे छोटे इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो क्या करते हैं, लोन को फाइनेंस करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको पता है, जो छोटे छोटे फाइनेंस इंस्टीट्यूशन होते हैं, वो छोटे छोटे लोन तो पास कर देते हैं, लेकिन होता क्या है, जो बोरोइंग करता है, जो लेता है, वो ईएमआई क्या करता है, दे नहीं पाता, वापस दे नहीं पाता। जब वापस नहीं दे पाते तो भाई क्या करते हैं, ये सेटलमेंट कराते हैं। हम कह रहे हैं 1 लाख रुपए ईएमआई उन्हें लिया हुआ है, लोन लिया हुआ है, अब ये जमा नहीं कर पा रहे, तो ये सेटलमेंट कराते हैं। तो 1 लाख रुपए जमा करने जब जाएंगे ना वापस, तो भाई मालूम चलता है 80,000 रुपए ही देते हैं। इस पे जितने सारे इंटरेस्ट थे वो हट गए, ये सब हट गए। तो इसमें नुकसान किसका होता है? बैंक का नुकसान होता है कि भाई इसने जमा भी नहीं किया, इसने पैसा भी ले लिया, इंटरेस्ट भी नहीं दिया, और वापस जमा कर रहा है तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू ही जमा कर रहा है, तो उसमें बैंक को नुकसान काफी होता है। इन सब चीजों को देखते हुए इन्होंने क्या किया, बिजनेस की सुरक्षा लॉन्च किया है कि भाई जो भी आपकी ईएमआई चल रही है, आप उस ईएमआई को जमा कर सकते हैं। उसके टाइम पीरियड को ये एक्सटेंड कर देंगे कि आप इतने समय में नहीं दे पा रहे, ठीक है, ये बंद किया जा रहा था, आप पे क्या किया था, नोटिस जाता था, ये सब चीजें थोड़ा रोक दिया जाएगा, बट आपको समय और दिया जाएगा कि आप क्या करिए, वापस इस पैसे को बैंक को जमा कर सके, जिससे क्या हो, किसी को नुकसान ना हो, बैंक का भी नुकसान ना हो और आपका भी ना हो। जैसे कि अर्थक्वेक आ जाए, फ्लूड्स आ जाए, साइक्लोन आ जाए, पैंडेमिक आ जाए, इन सब में दोनों लोगों को बेनिफिट होगा। ऐसे ही करके इन्होंने क्या किया है, लॉन्च किया है। MFI एंड FSRI will also give the option to select the number of EMIs that may रिक्वायर्ड इंश्योरेंस कवरेज। समझ में आ गया कि आप अपने अकॉर्डिंग नंबर ऑफ ईएमआईज को बढ़ा सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। CEO ऑफ HDFC इर्गो कौन है सर? रितेश कुमार है। ये सब लिख लीजिएगा, जितने सारे लोग हैं ना, ये सब जरूर से लिखिएगा। ये स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा आया जाता है। हेडक्वार्टर कहाँ है सर जी? मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। स्टेबलाइजमेंट या फॉर्मेशन कब हुई थी? 2002 में सर क्या हुई थी, इसकी फॉर्मेशन हुई थी। ध्यान रखना, स्टेबलाइज हुआ था, ठीक है, भूलना नहीं सभी। नेक्स्ट आ जाओ, ये भी सर क्या है, बैंक से रिलेटेड है। इसमें क्या कहा गया है सर? पार्टनरशिप ऑफ NPCI एंड SBI पेमेंट टू लॉन्च द रुपे सॉफ्ट पॉस फॉर द मर्चेंट। ध्यान सुनना, NPCI नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने SBI के संग पार्टनरशिप करके रुपे सॉफ्ट पॉस इन्होंने क्या किया है, मर्चेंट के लिए लॉन्च किया है। मर्चेंट मतलब दुकानदार जो होते हैं, रिटेलर जो होते हैं, उनको इन्होंने क्या किया, लॉन्च किया। इससे क्या होगा, जो छोटे छोटे MSME होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, उनको पेमेंट की सुविधा में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डिजिटली वो बहुत जल्दी पेमेंट कर सकेंगे। हर एक जो प्रॉब्लम्स आती है बीच बीच में पॉस मशीन में लेके, वो चीजें नहीं आएंगी। ध्यान रखना, रुपे सॉफ्ट है, मतलब रुपे कार्ड को भी ये एक्सेप्टेड करेगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, NPCI एंड SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पेमेंट हैज पार्टनर टू लॉन्च द रुपे सॉफ्ट पॉस। ध्यान रखना, इसको याद रखना, एग्जाम में आप पे सीधा क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में NPCI एंड SBI ने किस चीज पर पार्टनरशिप करी हुई है। ध्यान रखना, ऑप्शन 4 रहेंगे, रुपए होंगे, मास्टर होंगे, वीजा होंगे, ऐसे करके सॉफ्ट पॉस लिखा होगा। तो आपको क्या याद रखना है, रुपे सॉफ्ट पॉस पे क्या किया, इन्होंने इंडियन मर्चेंट्स के लिए आपस में अग्रीमेंट पे साइन किया हुआ है। द रुपे सॉफ्ट सोल्यूशन विल प्रोवाइड अ कॉस्ट इफेक्टिव असेसमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स इन रिटेलर एट अ नॉमिनल कॉस्ट। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो रुपे सॉफ्ट पॉस मशीन है, इसके द्वारा क्या करेंगे, जो मर्चेंट होंगे वो हर तरह की पेमेंट को एक्सेप्ट कर पाएंगे और कम से कम कॉस्ट में जो एक्स्ट्रा अमाउंट इनको देना होता था किसी दूसरे को, ठीक है, चार्जेस देना होता था, वो चार्जेस कहीं ना कहीं कॉस्ट इनका कम होगा और आसानी होगी मर्चेंट को किसी भी MSME के बिजनेस, जो भी छोटे छोटे दुकानदार होते हैं, उनके अमाउंट्स को एक्सेप्ट करने में उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी। This initiative solutions has a potential for retailer to convert the NFC enable smartphone into a merchant point of POS terminal। मतलब ये कह रहा है कि भाई जब आप देखो, आप जब फोन यूज करते हो, एंड्रॉइड फोन यूज करते हो ना, उसमें क्या होता है सर, NFC का ऑप्शन होता
होता है, कभी भी क्लिक करके देखोगे, राइट में क्लिक करोगे एनएफसी दिखाई देगा। अगर आप एनएफसी को ऑन करते हो, एनएफसी को ऑन करते हो, तब जाके आप क्या करते हो सर, किसी को पेमेंट करते हो। एनएफसी का मतलब होता है नियर फील्ड कम्युनिकेशन। क्या होता है सर, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। मतलब क्या होता है, आपके अगल बगल ऐसी कोई पॉस मशीन होगी, जैसे कि ये पॉस मशीन दिखाई दे रहा है, वो उसको कम्युनिकेट करेगा, है ना। कम्युनिकेट करने के बाद जो आप पेमेंट करते हो, तभी आपका पेमेंट क्या होता है, उस मर्चेंट के पास जाता है, अदरवाइज आपका पेमेंट नहीं जा पाएगा। तो एनएफसी को ऑन करना, एनेबल करना बहुत जरूरी होता है। समझ में आ रहा है। और पॉस का मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल। क्या होता है सर, पॉइंट ऑफ सेल, रिमेंबर रखना, ठीक है। रुपे सॉफ्ट पॉस एक्सपेक्टेड द प्रोवाइड अ सीमलेस कॉस्ट इफेक्टिव एंड एक्सपेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर टू रिटेलर्स टू एट अ नॉमिनल कॉस्ट एंड विल हेल्प depend digital payments acceptance among the million of the eligible Indian MSME। जो लोग एलिजिबल हैं एमएसएमई में पेमेंट को करने में, उनको भी क्या करेगा, ये एक्सेप्ट करेगा, उनके लिए भी क्या होगा, आसानी होगी। समझ में मेरी बातें आ रही हैं। ये सब चीज़ें किसके लिए, अगर हम पूरी तरह से देखें तो ये पूरा जो इन्होंने ये लॉन्च किया है, ये सिस्टम लॉन्च किया है, कहीं ना कहीं छोटे बिजनेसमैन के लिए लॉन्च किया है, एमएसएमई वालों के लिए इन्होंने क्या किया है, इस चीज़ को लॉन्च किया है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा है कि एनपीसीआई ने एसबीआई के संग जो पार्टनरशिपिंग करके रुपे सॉफ्ट पॉस मशीन लॉन्च किया है मर्चेंट के लिए, ये पूरी तरह से अगर फोकस हम देखें तो एमएसएमई छोटे छोटे बिजनेसमैन मर्चेंट के लिए इन्होंने ये लॉन्च किया हुआ है, ठीक है। रुपे सॉफ्ट पॉस ट्रेड्स पॉइंट ऑफ सेल पॉस एज योर टर्मिनल नियर फील्ड कम्युनिकेशन। ध्यान रखना, एनएफसी अभी जो हमने बताया आपको, नियर फील्ड कम्युनिकेशन विल बी एबल टू यूज द स्मार्टफोन एनेबल थ्रू अ सिंपल टैप एंड पे सिस्टम 5000 अप विल एक्सेप्टेड। ध्यान रखना, लगभग 5000 रुपए तक क्या होगा सर, ये एक्सेप्टेड होगा। मर्चेंट कैन कन्वर्ट दियर एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड स्मार्टफोन डिवाइस इनटू अ पेमेंट टर्मिनल जस्ट बाय डाउनलोडिंग अ सपोर्ट ऐप। जो ऐप होगा उसको डाउनलोड करने के बाद ये क्या करेंगे, अपने स्मार्टफोन में भी इसका यूज कर सकते हैं, इस पेमेंट टर्मिनल का। दिस सोल्यूशन विल रिजोल्यूशन ऑन द माइक्रो एंड स्मॉल मर्चेंट receive payments and the instant create a democratic shift in their tendency to deal in cash and accept the secure contact like digital payment। मतलब यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि भाई ये जो पेमेंट सिस्टम इन्होंने लॉन्च किया है, जितने सारे एमएसएमई मर्चेंट हैं वो आसानी से क्या करेंगे, किसी के भी पेमेंट को एक्सेप्ट कर सकेंगे और कॉन्टैक्ट लेस होगा और डिजिटली उनके पास पेमेंट उनके पास आ जाएगा। समझ में आ रहा है सबको, गॉट इट, क्लियर हुआ कि हाँ सर यहाँ पे हम लोग को क्या पढ़ना है क्या नहीं, सबको समझ में आया। कॉपी पे सभी लिख तो रहे हैं, छोटे छोटे पहला लाइन आपको लिखना है कि भाई किसने किसके संग पार्टनरशिपिंग करी है, ये लाइन तो आपको लिखना ही लिखना है। उसके बाद जो हम रुपए सॉफ्ट दिखाई दे रहे थे, ध्यान रखना रुपए सॉफ्ट लिख के लिख देना एसबीआई और एनपीसीआई, ठीक है, ये लिख लेना एक लाइन में आप ऐसे करके। फिर उसके बाद सर जी ये सब कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, पॉज का फुल फॉर्म लिख लेना, एनएफसी का फुल फॉर्म लिख लेना, अप टू कितना अमाउंट ये कर सकते हैं, तो 5000। ध्यान रखना 5000 क्या करेंगे, अमाउंट कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत काम की है, कॉपी पे लिखते रहना, मैं फिर से कह रहा हूँ, क्योंकि कल हम हो सकता है इसका एमसीक्यूज कराएंगे। जब कल हम इसका एमसीक्यूज कराएंगे तो सर के ऊपर जाने वाला है, ठीक है। चलो यहाँ पे एमडी एंड सीईओ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के कौन है, ठीक है। तो कौन है सर जी, दिलीप असबे। कौन है सर, दिलीप असबे। ध्यान रखना कौन है सर, दिलीप असबे। कौन है, दिलीप असबे। ध्यान रखना हेडक्वार्टर सर कहाँ है, तो मुंबई में सर इसका हेडक्वार्टर है। इसकी फॉर्मेशन किसकी कब हुई थी, एनपीसीआई की 2008 में हुई थी। कब हुई थी सर, 2008 में हुई थी, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे बताना, एक चीज़ छूट गया है मैंने नहीं दी है, तो जल्दी से आप सभी बताओगे सर एसबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी, एसबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी, कौन बताएगा यहाँ पे, एसबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी, इसके चेयरमैन कौन है, ठीक है। एसबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी, इसके चेयरमैन कौन है, जल्दी से बताइएगा। एसबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी, जल्दी से, एसबीआई की फॉर्मेशन कब हुई थी, जल्दी से, एंड हेडक्वार्टर कहाँ है, जल्दी से सभी लोग बताइए, एग्जाम में पूछता है। यहाँ पे तो एनपीसीआई का हमने बता दिया क्योंकि उन्होंने पार्टनरशिपिंग करी हुई एसबीआई के संग, तो एसबीआई का भी है तो हमें पता होना चाहिए। तो एसबीआई क्या होगा, क्योंकि स्टैटिक जीके में एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% पूछे जाएंगे। जल्दी से बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका,
एसबीआई की फॉर्मेशन 1994 में ओम प्रकाश कह रहे हैं। नहीं, ओम प्रकाश गड़बड़ बता रहे हो। और कोई? नैन्सी, सोनू, राजमोहन, अक्की, जल्दी से बताइए क्या होगा। शरारती गर्ल्स, जल्दी से क्या होगा? किसी को नहीं पता, गड़बड़ हो आप लोग। 1996 भी अक्की नहीं है, ऐसे गलती नहीं करो, ठीक है। एसबीआई की फॉर्मेशन हुई थी 1955 में। कब हुई थी सर? 1955 में हुई थी। कॉपी पे आज लिख लो, आप सभी एग्जाम में आता है। अभी हम पूरी डिटेल बताते हैं एसबीआई कब और कैसे बना है, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ है सर जी? महाराष्ट्र। एमएच में सर क्या है इसका हेडक्वार्टर है, ध्यान रखना। इसके जो चेयरमैन है सर जी दिनेश कुमार खारा। कौन है सर? दिनेश कुमार खारा, ध्यान रखना। दिनेश कुमार खारा कौन है? इसके चेयरमैन है। अब समझना यहाँ पे कैसे कैसे इसकी फॉर्मेशन हुई थी। जब एसबीआई बैंक आई थी तो एसबीआई का नाम एसबीआई डायरेक्ट नहीं था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्ट नहीं था। सबसे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। क्या था सर? ध्यान रखना, ये सब कॉपी में आप सभी लिख लेना, आप एग्जाम में पूछा जाता है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये कब था? तो 1921 इसकी फॉर्मेशन हुई थी सबसे पहले, 1921 में। ध्यान रखना 1921 में, 1921 में कब हुई थी सर? 1921 में। सबसे पहले ये एसबीआई किस नाम से था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से था 1921 में। फिर इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? ध्यान रखना, बैंक ऑफ कोलकाता कर दिया गया। क्या कर दिया सर गया? बैंक ऑफ कलकत्ता कर दिया गया, ठीक है। ध्यान रखना, बैंक ऑफ कलकत्ता कब किया गया? 1806 में किया गया। कब किया गया सर? 1806 में किया गया। इसको कॉपी पे लिख लो, आप एग्जाम में पक्का क्वेश्चन बनेंगे। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ठीक है। कब एसबीआई बना वो भी बता दो। पहली बार कब बना? इंपीरियल था। दूसरी बार इसका नाम चेंज हुआ 1806 में, बैंक ऑफ कोलकाता बन गया, मतलब बैंक ऑफ कलकत्ता बन गया। तीसरी बार सर क्या हुआ? इसका नाम बदल के बैंक ऑफ बॉम्बे कर दिया गया। क्या कर दिया गया? बैंक ऑफ बॉम्बे कर दिया गया, ठीक है। कब किया गया सर? 1840 में किया गया, ध्यान रखना। फिर तीसरी के बाद क्या किया गया सर? चौथी बार इसका नाम बदल के क्या कर दिया गया सर? बैंक ऑफ मद्रास कर दिया गया। कब किया गया? 1843 में, 1843 में। समझ में आया? उसके बाद पांचवी बार आपको ये दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है? पांचवी बार इसका नाम एसबीआई रख दिया गया और 1955 में तब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन के चल रहा है। सबको समझ में आ रही मेरी बातें? सबको मेरी बातें समझ में आ रही है? एवरीबॉडी क्लियर कि एसबीआई बैंक कब एसबीआई और कैसे कैसे बना है? ये आप एग्जाम में पूछा जाता है कि बैंक ऑफ कलकत्ता की फॉर्मेशन कब हुई थी, तो ध्यान रखना 1806 में हुई थी, ठीक है। ध्यान से एक बार फिर से पूरा देख लो, मैं रिकॉल कर रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का फॉर्मेशन कैसे हुआ था? सबसे पहले ये था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। कैसे था सर जी? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ध्यान रखना, ठीक है। सबसे पहले क्या था? इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, ध्यान रखना। कब इसकी फॉर्मेशन हुई थी? तो सर 1921 में हुई थी, 1921 में फॉर्मेशन हुई थी। सेकंड, उसके बाद इसका नाम रिचेंज हुआ, जो कि नाम हुआ बैंक ऑफ कलकत्ता 1806 में सर। उसके बाद बैंक ऑफ बॉम्बे हुआ 1840 में हुआ सर। उसके बाद बैंक ऑफ मद्रास हुआ, कब हुआ? 1843 में सर, 1843 में सर। उसके बाद फाइनली जाके 1955 में इसका नाम कर दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। एसबीआई इसका नाम कर दिया गया, जिसका हेड क्वार्टर सर कहाँ है सर जी? हेड क्वार्टर महाराष्ट्र इसका हेड क्वार्टर है सर। इसके चेयरमैन भी बता दो, एग्जाम में पूछा जाता है। तो दिनेश कुमार खारा इससे क्या है सर? चेयरमैन है, इस चीज़ को ध्यान रखना। तो ये सब चीज़ें थे आपके छोटे छोटे स्टैटिक्स के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं आप लोग कॉपी पे लिख भी लिए होंगे। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन है, आप एग्जाम में 100% स्टैटिक्स जीके में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो बैंकिंग न्यूज़ है। बैंकिंग न्यूज़ में एक चीज़ बताया क्या गया है कि एक्सिस सिक्योरिटी न्यू प्लेटफॉर्म टू इन्वेस्ट इन बॉन्ड्स। जो बॉन्ड्स होते हैं ना, उसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए एक्सिस बैंक ने क्या किया है? एक्सिस सिक्योरिटी के नाम से इन्होंने एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, ठीक है। एक्सिस सिक्योरिटी हैज अनाउंस द लॉन्च ऑफ इल्ड। ध्यान रखना, क्या नाम है सर प्लेटफॉर्म का? इल्ड, ठीक है। एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर बाइंग एंड सेलिंग बॉन्ड्स एज वेल एज द डिबेंचर इन द सेकेंडरी मार्केट बाय प्रोवाइडिंग अ कॉम्पिटिटिव रेट एंड टेक्निकल नोन हाउ इल्ड विल empower the investor to make
द राइट इन्वेस्टमेंट डिसीजन। देखो बॉन्ड्स का मतलब ये होता है ना कि जो हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस खरीदते हैं या कुछ भी करते हैं ऑनलाइन, ठीक है, उसके लिए इन्होंने क्या किया है सर, इन्वेस्टमेंट के लिए इन्होंने एल्ड नामक क्या किया गया, एक्सिस सिक्योरिटी नाम की एक इन्होंने न्यू प्लेटफॉर्म लॉन्च करी है। किसने लॉन्च करी है सर, एक्सिस बैंक ने लॉन्च की है। किसके लिए लॉन्च करा है सर, तो बॉन्ड को इन्वेस्टमेंट करने के लिए। सिंपली हम अगर सिंपल लैंग्वेज में करें तो हम ये कह सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इन्होंने क्या किया, एल्ड नामक क्या सर, एल्ड नामक एक्सिस सिक्योरिटी नामक क्या किया इन्होंने प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया है। इस बात को दिमाग में रखना अच्छे से, ठीक है। उसके बाद इन्होंने कहा है ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट एग्जिटिंग ट्रांजैक्शन विल बी द रिपोर्ट ऑन द बीएसई एनडीएस न्यू डिबेट सेगमेंट प्लेटफॉर्म। मतलब भाई क्या है, ट्रेंडिंग पे के लिए, सेटलमेंट के लिए, इन सब चीजों के लिए, सिक्योरिंग के लिए इन्होंने क्या किया, एल्ड एक्सिस सिक्योरिटी नाम का इन्होंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। सिंपल सा इन्वेस्टमेंट के पर्पज से इन्होंने लॉन्च किया कि भैया अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसमें किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो, पूरी तरह सिक्योरिंग हो, कोई भी बॉन्ड्स में प्रॉब्लम ना हो, इन सब चीज को देखते हुए इन्होंने एल्ड नामक क्या किया, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है, ठीक है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है, सेकेंड चीज इन्होंने ये भी कहा है कि एल्ड इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ इनिशिएटिव टू ऑल रिटेल इन्वेस्टर एसेस द डिबेट इंस्ट्रूमेंट द ब्रोकरेज एंड हाउस सेट द सेटलमेंट। देखो यहाँ पे ये चीजें बहुत अच्छी कही हुई है। जितने सारे ब्रोकरेज होते हैं, ब्रोकरेज का मतलब क्या होता है, जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपके मिड में, जैसे आप ये हो और ये बैंक है, तो आपके बीच में ब्रोकरेज होते हैं। ये क्या करते हैं, आपके पैसे को क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट कराते हैं, अपने अकॉर्डिंग कराते हैं। आपने क्या किया भाई, इनको 100 रुपए दे दिया ब्रोकरेज को। अब इन्होंने क्या किया, इस 100 रुपए को आपने बोला एक्सिस बैंक में लगाना है, लेकिन ये एक्सिस बैंक में तो लगाएंगे, साथ ही क्या करेंगे, 3-4 जगह और लगा सकते हैं आपको साना। ब्रोकरेज का यही काम होता है। और ये क्या करते हैं, इससे आपसे पैसा भी लेते हैं। ये ब्रोकरेज क्या करते हैं, आपसे इसका कहीं ना कहीं से पैसे भी लिए जाते हैं, चार्जेस भी लिए जाते हैं, बट आपको पता नहीं होता है। तो इन चीजों से भी हटने के लिए इन्होंने क्या किया, सिक्योरिटी, एक्सिस सिक्योरिटी एल्ड नामक इन्होंने क्या किया, प्लेटफॉर्म लॉन्च किया कि जो ब्रोकरेज का जो पैसा होता है ना, वो भी पैसे क्या होंगे, आपके बचेंगे। आप सीधे ऑनलाइन जाके बॉन्ड को क्या कर सकते हो, खरीद भी सकते हो और मार्केट में बेच भी सकते हो, और एकदम सिक्योर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आने। इससे क्या होगा, एक तो डिजिटली रहोगे, सिमलेस लोगे, आप आपस में क्या होगा, फिजिकली मिल नहीं सकते हो, ब्रोकरेज का जो अमाउंट होगा वो भी कहीं ना कहीं आपका बचेगा। तो ध्यान रखना, इन सब चीजों को देखने के लिए, बॉन्ड्स में सुविधा लाने के लिए इन्होंने क्या किया है सर, एल्ड नामक क्या किया है, प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया। एल्ड नामक जो प्लेटफॉर्म लॉन्च की गई है, किसके द्वारा लॉन्च की गई है, एक्सिस बैंक द्वारा लॉन्च की गई है। इस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, तो एक्सिस सिक्योरिटी नाम है। ये आपके एग्जाम में सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन बनने वाला है, ठीक है, ध्यान रखना। विशाल श्रीवास्तव, जय हिंद सर, कैसे हैं? ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये पूरी कहानी थी। सेकंड चीज इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भाई ये जो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है, जैसे आप कोई बॉन्ड को क्या करते हो, खरीदते हो या बेचते हो, इन दोनों केसेस में आपके केवाईसी के क्या होते हैं, एक सिस्टम होते हैं, केवाईसी की जाती है कि आपको प्रूफ किया जाता है कि इस बॉन्ड के हकदार आप हो कि नहीं हो, ये बॉन्ड्स आपका है कि नहीं है। इन सब चीजों के लिए फिजिकली आपके संग क्या होता है, अटैचमेंट होता है, फिजिकली आपके पास बंदा आएगा, मिलेगा, केवाईसी करेगा। इन सब चीजों को भी इन्होंने क्या कर दिया, हटा दिया। इसके थ्रू ये भी चीजें जरूरत नहीं होगी, आप ऑनलाइन अपनी केवाईसी करा सकते हो। और ये जो सुविधा दी गई है, ये ए ग्रेड पे रखी गई है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, द फैसिलिटी ट्रांजैक्शन एंड सिक्योर ऑप्शन ओनली इट्स कलेक्टेड ए क्वालिटी क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। जो एजेंसी होती है, क्रेडिट एजेंसियां होती है ना, जो क्रेडिट आपको देती है कि या ये बैंक है, ये बहुत अच्छा काम कर रही है, ये अच्छा इन्वेस्टमेंट करा रही है, अच्छी सुविधा देती है, ये अच्छे स्कीम्स देती है, उसके अंदर आपको क्रेडिट दी जाती है क्रेडिट एजेंसी के द्वारा। अलग अलग टाइप की एजेंसीज होती हैं। तो वो जो एजेंसी थी, क्रेडिट दी हुई है एक्सिस बैंक को, वो ए ग्रेड का दी हुई है, मतलब कि बहुत ही अच्छा, बहुत ही लाभदायक है, ए ग्रेड बोला जाता है, ठीक है। तो ये जो ए लिखा है, एक तरह से आपके बैंक की जितने सारे स्कीम्स है, क्वालिटीज है, उसके अकॉर्डिंग क्रेडिट एजेंसी क्या करती है, आपको क्रेडिट देती है। तो ये जो क्रेडिट दी गई है, ट्रिपल ए, मतलब बहुत ही अच्छा है, ठीक है, ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ एक्सिस बैंक के बारे में सर थोड़ा सा जान जाते हैं। स्टेबलाइजमेंट कब हुआ था एक्सिस बैंक का, 1994 में सर स्टेबलाइजमेंट हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है सर जी, मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। एक्सिस बैंक की जो टैगलाइन है, इट इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। ये क्वेश्चन इस तरह के आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द एक्सिस बैंक, व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ स्टेट बैंक, या व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द एचडीएफसी बैंक। तो ध्यान रखना, दिल से ओपन, क्या है सर जी, दिल से ओपन किसकी टैगलाइन है सर जी, एक्सिस बैंक की टैगलाइन है। और एक्सिस बैंक के जो एफडी और सीईओ है वो कौन है सर जी, अमिताभ चौधरी इसके क्या है, एमडी और सीईओ हैं। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर होता होगा। एवरीबॉडी गॉट इट, जल्दी से क्लियर हो रहा है।
विशाल सर कैसे हैं आप? चलो, यहाँ पे एक चीज़ और भी है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे सर क्या कहा जाए, अपॉइंटमेंट की बातें है। अपॉइंटमेंट किसकी हुई है, ध्यान से सुनना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। अपॉइंटमेंट से एक क्वेश्चन आप पे स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अपॉइंटमेंट में ये कहा गया है सर जी, क्या है सर, लिगिया, ठीक है, नुरहन्ना, ठीक है, लिगिया नुरहन्ना बिकम द यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल, ठीक है। अब आप एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आने वाला है, यूएन असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल हाल ही में किसको घोषित किया गया है, तो ध्यान रखना लिगिया नुरहन्ना को सर किया गया है। किसको किया गया है, लिगिया नुरहन्ना को किया गया है। यूएन चीफ एंटीनो, अभी ध्यान रखना, यूएन चीफ एंटीनो गुटरेस, चीफ इंडिया इकोनॉमिस्ट लिगिया नुरहन्ना, द यूनाइटेड नेशनल या यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम यूएनईपी हैज अपॉइंटेड एज द न्यूयॉर्क ऑफिस एज द असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ हेड। ध्यान रखना, ये एग्जाम में आप पे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछे जाएंगे, एकदम सीधा क्वेश्चन होगा कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ हेड हाल ही में किसे बनाया गया है, तो लिगिया नुरहन्ना को बनाया गया है। इसके पहले ये लिगिया कहाँ पे थी, ध्यान रखना, ज्वाइनिंग के पहले कहाँ थी, नुरहन्ना सर्व एज द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, रिसर्च कोऑर्डिनेटर एंड डायरेक्टर ऑफ द डिवीजन ऑन रिसोर्सेज रेगुलेशन एंड ग्लोबल सिक्योरिटी एट द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इनिशिएटिव TERI इन न्यू दिल्ली। ध्यान से समझना, इसके पहले ये जो थी नुरहन्ना नई दिल्ली में एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट TERI में एक कार्यकारी निर्देशक के रूप में काम कर रही थी। अब इनका जो है अपॉइंटमेंट हो चुका है असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड में यूएनएसएम। क्लियर हो रहा है सबको? ज़्यादा कुछ इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। हेड क्वार्टर कहाँ है, इसका आप सभी लोग जानते होंगे, सॉरी हेड क्वार्टर क्या है, हेड क्वार्टर ऑफ द यूनाइटेड नेशन एंड प्रोग्राम कहाँ है सर जी, केनिया में। सर कहाँ है सर, इसका हेड क्वार्टर है नैरोबी केनिया में है। आप एग्जाम में स्टैटिक जीके क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो ध्यान रखना, इंगर एडमसन कौन है सर जी, इसके प्रेसिडेंट है सर, ठीक है। इसके फाउंडर कौन है, ये भी एग्जाम में आपके आता है, तो मॉरिस स्ट्रॉन्ग क्या है सर जी, इसके फाउंडर हैं। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी, 5 जून 1972, 5 जून 1972 में इसकी क्या हुई थी सर, फॉर्मेशन हुई थी, ध्यान रखना। चलो नेक्स्ट आते हैं, तरुण बजाज विल होल्ड एडिशनल चार्ज ऑफ द रेवेन्यू सेक्रेटरी, ठीक है। रेवेन्यू सेक्रेटरी का एडिशनल चार्ज दिया गया है तरुण बजाज को, ठीक है। अभी वैसे तरुण बजाज क्या करते थे एंड तरुण बजाज ने किसकी जगह ली है एज अ लाइक रेवेन्यू सेक्रेटरी, तो ध्यान रखना अजय भूषण पांडे का इन्होंने जगह लिया है। अजय भूषण पांडे जो है 28 फरवरी को रिटायर्ड हो गए हैं, उनकी जगह को उनको एक्सटेंड नहीं किया गया है, उनकी जगह पे एक्स्ट्रा जो चार्ज दिया गया है तरुण बजाज को दिया गया है। तरुण बजाज अभी क्या है, सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के, ध्यान रखना। अभी प्रेजेंट में तरुण बजाज जो हैं वो क्या हैं, तो सेक्रेटरी हैं कहाँ पे, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी अफेयर के। हैज बीन गिव एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू सेक्रेटरी, करेंट रेवेन्यू सेक्रेटरी अजय भूषण पांडे इज रिटायर्ड 28 फरवरी। अजय भूषण पांडे करेंटली में क्या थे सर, रेवेन्यू सेक्रेटरी के सर पदभार संभाल रहे थे, लेकिन उनका रिटायरमेंट हो गया अजय भूषण पांडे जी का, तो उनकी जगह एक्स्ट्रा जो कार्यभार दिया गया है तरुण बजाज जी को दिया गया है। ध्यान रखना, तरुण बजाज क्या है, सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के, ये दोनों पदभार क्या करेंगे, संभालने वाले हैं। फिर बोलता है यहाँ पे, हु वाज आल्सो होल्डिंग द एडिशनल चार्ज ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट इन द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ठीक है। एंड ओल्ड फाइनेंस मिनिस्टर एम्प्लॉय तरुण बजाज टुक ओवर एज द इकोनॉमिक अफेयर सेक्रेटरी लास्ट मई, ठीक है। लास्ट मई में इन्होंने क्या किया था, एज अ सेक्रेटरी इकोनॉमिक अफेयर इन्होंने ज्वाइन करा था फाइनेंस में, ठीक है। एट अ टाइम व्हेन इंडिया हैड विटेड एट द वर्स्ट ग्रोथ इन कॉन्ट्रैक्ट इन द हिस्ट्री ऑफ ड्यू टू द कोविड-19 पैंडेमिक, मतलब इन्होंने उस टाइम ज्वाइन की थी जब इंडिया क्या है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान एक बुरे समय दौरान क्या कर रही थी, गुजर रही थी। उस टाइम इन्होंने एज अ सेक्रेटरी ज्वाइन किया था डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर मई में, ठीक है, मई 2020 में इन्होंने ज्वाइन करी थी। MOU क्या है सर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया है, पार्टनरशिपिंग करी है। कोटक महिंद्रा बैंक ने क्या किया है, पार्टनरशिप करी है, पार्टनर किया है विद द इंडियन आर्मी। किसके संग किया है सर, इंडियन आर्मी टू हैंडल द सैलरी अकाउंट्स। ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं बैंक, ठीक है। इंडियन आर्मी के संग, इंडियन आर्मी के अकाउंट्स को हैंडल करने के लिए किस बैंक ने हाल ही में क्या किया, पार्टनरशिप करी है, तो इंडियन आर्मी के संग करा इन्होंने, किसने करा है, कोटक महिंद्रा बैंक ने। अब बात आती है सर इसमें है क्या पूरी कहानी, तो पूरी कहानी ये है कि इनकी जो सैलरी अकाउंट होगी किसकी,
इंडियन आर्मी के जितने सारे, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे अभी प्रेजेंट में सर्विंग हो, मतलब वर्क कर रहे हैं, सर्विस कर रहे हैं, इन दोनों के जितने सारे सेविंग अकाउंट होने वाला है, इसको हैंडल कौन करेगा सर? कोटक महिंद्रा बैंक करेगी। साथ ही साथ इनको क्या करेगी सर? इंश्योरेंस की सुविधा देगी, इनके बच्चों को इंश्योरेंस की सुविधा देगी, इनकी एजुकेशनल जो लोन्स होंगे वो भी क्या करेगी? हैंडल करेगी। ओवरऑल हम कह सकते हैं कि जो भी एक हमारे इंडियन आर्मी के जितने सारे हमारे सोल्जर्स होंगे, चाहे वो रिटायर्ड हो चाहे वो अभी सर्व कर रहे हैं, उन दोनों के लिए क्या करेगी? हर एक चीज को ये हैंडल करने वाली है। प्राइवेट सेक्टर लीडिंग कोटक महिंद्रा विल हैंडल द सैलरी अकाउंट ऑफ द इंडियन आर्मी पर्सनल। द बैंक हैज साइन अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद द इंडियन आर्मी फॉर द सैलरी अकाउंट। ठीक है, इंडियन आर्मी की जितनी सारी सैलरी अकाउंट होगी उसको क्या करेगी सर? हैंडल करने वाली है। MOU enabled Kotak to offer a salary account offer for all the military personnel both active and retired with a special benefit of the Indian Army। मतलब एक स्पेशल बेनिफिट भी ये दे सकता है, एंड दोनों के लिए, एक्टिव और रिटायरमेंट जितने सारे दोनों हैं, जो रिटायर्ड हो चुके हैं उनको भी बेनिफिट देगा, जो एक्टिव है उनको भी बेनिफिट देगा। द सैलरी अकाउंट टू द बैक्सपोज एंड सैलरी अकाउंट ऑफ आर्मी पर्सनल्स विल कवर द बेनिफिट सच एज इनहेंस द कॉम्प्लीमेंट्री पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर बोथ ऑन ड्यूटी एंड ऑफ ड्यूटी। मतलब आप ड्यूटी पे रहते हो चाहे ड्यूटी पे नहीं रहते हो, दोनों केसेस में आपके पर्सनल जो भी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर होगा वो भी क्या करेगी? कोटक महिंद्रा बैंक कवर करने वाली है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज अच्छा लिखा हुआ है, दिस सैलरी विल ऑल्सो बी द प्रोवाइड द स्पेशल एजुकेशन बेनिफिट फॉर द चिल्ड्रेन एडिशनल गर्ल्स बाय इंक्लूडिंग द डिपेंडिंग चिल्ड्रन अप टू 22 ईयर्स एज इन केस एक्सीडेंट क्लेम बाय द अकाउंट होल्डर। ठीक है, यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि जो एक्सीडेंटल जो केस होता है, अगर आपके घर में बच्ची क्या हो जाती है? बड़ी हो जाती है, 22 ईयर की हो जाती है, तो उस पर आप क्या सकते हो? क्लेम भी कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो बहुत अच्छी चीज़ है, बुरा नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कोटक महिंद्रा बैंक के बारे में जान सकते हैं। उसके सीईओ कौन है सर? कोटक महिंद्रा बैंक के जो सीईओ हैं सर, उदय कोटक है। ठीक है, स्टेबलाइजमेंट कब हुई थी? फॉर्मेशन 2003 में सर इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेड क्वार्टर कहाँ है सर जी? मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेड क्वार्टर है। ठीक है, इसकी टैगलाइन क्या है? तो लेट्स मेक मनी सिंपल। क्या है सर? लेट्स मेक मनी सिंपल। ये टैगलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आप एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। नीतीश सर, करंट अफेयर की कोर्स सब नहीं आएगी एसएससी में? नहीं नीतीश, अभी तो कुछ उम्मीद नहीं है एसएससी में आने की। ठीक है, ध्यान रखना। अभी तो नीतीश नहीं आएगी, आई थिंक कोशिश होगा कि आगे आए, अभी नहीं आएगी प्लस पे। सर उत्तराखंड के सीएम इस्तीफा दे दिए। हाँ, कल का इन्होंने दे दिया है। रीज़न क्या था? बहुत सिंपल सा है। ठीक है, चलो। डीआरडीओ सक्सेसफुली टेस्ट SFDR टेक्नोलॉजी। अब देखो ये SFDR टेक्नोलॉजी क्या होता है ये समझना। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली क्या किया? टेस्ट किया है। ये SFDR जो एक टेक्नोलॉजी है, इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं? लॉन्ग रेंज की, लंबे दूरी की एयर टू एयर में मिसाइल करने, एयर टू एयर में, हवा से हवा में, ठीक है, मार करने वाली मिसाइल को तैयार करने के लिए SFDR टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। समझ में सबको आ रहा है मेरी बातें? कि डीआरडीओ ने क्या किया? सक्सेसफुली टेस्ट किया है। क्या टेस्ट किया है सर जी? SFDR टेक्नोलॉजी। SFDR जो टेक्नोलॉजी होती है ना, हवा से हवा में मार करने वाली जो बड़ी बड़ी मिसाइल होती है काफी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए, उसको बिल्ड करने के लिए SFDR टेक्नोलॉजी का हम यूज करते हैं। तो एंड अगर एग्जाम में ये पूछ दे कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ SFDR, तो होता है सॉलिड फ्यूल डिडक्ट रामजेट। इस बात को ध्यान रखना। क्या होता है सर? सॉलिड फ्यूल डिडक्ट एंड रामजेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है सर? हवा में ही काफ़ी लंबे डिस्टेंस के लिए मार करने के लिए जो मिसाइल्स होती हैं उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं? इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं। सीधा आप एग्जाम में आएगा। हाँ जी नीतीश, बहुत अच्छा, ग्रेट। ठीक है, इन्होंने तैयार किया, कहाँ पे सर किया है? उड़ीसा कोस्ट इंटीग्रेटेड द टेस्ट रेंज ITR। ठीक है, चांदीपुर फॉर सॉलिड रामजेट टकेट। ठीक है, टेक्निक वॉज सक्सेसफुली फाइट टेस्टेड। ठीक है, इसको जो पहली बार स्टार्ट किया गया था, स्टार्टेड डेवलपिंग द फर्स्ट टाइम कब हुआ था? 2017। ध्यान रखना, पहली बार जब इसको टेस्टिंग चालू की गई थी 2017 में की गई थी। एंड ऑल्सो कंडक्ट अ सक्सेसफुल ट्रायल कब हुआ? 2018 और 2019 में। 2018 में भी इसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ था और 2019 में भी इसका सक्सेसफुल ट्रायल हुआ था। बस ये ध्यान रखना। इसको बनाया किसने? डेवलप मेनली बाय द डिफेंस DRDO एंड रिसर्च सेंटर इम्पार्ट। ध्यान रखना, ये एग्जाम में दोनों चीजें आप एग्जाम में 100% पूछे जाए, किसके हेल्प से इसको बनाया गया है। ठीक है, रिसर्च सेंटर इमरात RCI इन हैदराबाद द्वारा मिलकर क्या किया गया है? बनाया गया है।
ठीक है। अब बात आती है सर सेक्रेटरी एंड चेयरमैन कौन है, ध्यान रखना डीआरडीओ के, तो कौन है सर, डॉक्टर सतीश रेड्डी। ये पता नहीं कितनी बार मैंने पढ़ाया है, वो डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। हेडक्वार्टर कहाँ है सर, न्यू दिल्ली इसका हेडक्वार्टर है। फॉर्मेशन कब हुई थी, 1958 में सर इसकी फॉर्मेशन हुई थी। बहुत अच्छा नीतीश, बहुत अच्छा। चलो उसके बाद हम लोग आते हैं 9 नंबर पे। 9 नंबर हमारा रैंक एंड रिपोर्ट है। देखो ये कितनी अच्छी चीज़ें बताई गई हैं, अच्छी नहीं है हमारे देश के लिए गड़बड़ है, ठीक है, लेकिन जो कंडीशन हमारे देश में चल रही थी उसके बिहाफ पे ये क्या हुआ है, रिलीज किया गया है। इसमें ये बताया गया कि इंडिया वॉज गिवन द स्टेटस ऑफ द पार्सली फ्री नेशन फ्रॉम फ्री इन डेमोक्रेसी रिपोर्ट। इसमें ये बताया गया है कि जो डेमोक्रेसी रिपोर्ट जारी की जाती है उसमें ये बताया गया, एक फाउंडेशन के थ्रू जारी की जाती है, अभी मैं वो भी बताऊंगा आपको। इसमें ये कहा गया कि इंडिया को आज से कुछ साल पहले 2018-19 में और 20 में कहा गया था ये पूरी तरह से फ्री कंट्री है। मतलब क्या है, पूरी तरह से एकदम फ्री है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत अच्छी कंट्री है, फ्री डेमोक्रेसी है। लेकिन अब इन्होंने नया रिपोर्ट जारी किया, उसमें कहा है कि पार्सली फ्री है, मतलब पूरी तरह से नहीं फ्री है। ठीक है, ये बहुत ही गड़बड़ स्टेटस दिया गया है। इंडियाज स्टेटस अ डेमोक्रेसी एंड अ फ्री सोसाइटी हैज बीन डाउनग्रेडेड पार्सली लिबर्टी in the latest annual report on the global political right and the independence of US government, founded NGO Freedom House विच वर्ल्ड वाइड स्टडीज पॉलिटिकल फ्रीडम पे ये वर्ल्ड वाइड क्या करते हैं, स्टडीज करते हैं, उसके बिहाफ पे ये देते हैं कि कौन सी कंट्री में कितना फ्रीडम है, उसके बिहाफ पे कंट्री को फ्रीडम का दर्जा दिया जाता है। द रिपोर्ट इज टाइटल फ्रीडम इन द वर्ल्ड 2020 डेमोक्रेसी अंडर अ सीज। मतलब ये कहा जा रहा है कि भैया विश्व में स्वतंत्रता 2021 घेराबंदी के तहत लोकतंत्र में लोग कितने सुरक्षित हैं, कितने अपने आप को क्या करते हैं, फ्रीडम मानते हैं, उन सब के बिहाफ पे ये रिपोर्ट को जारी की जाती है। उसमें इंडिया को 2018, 19, 20 तक एकदम फ्रीडम कंट्री कहा गया था, लेकिन इसमें अब पार्सली कह दिया गया। क्यों क्या कह दिया, आप देख रहे हो अभी कहानी क्या हो रही है भैया। किसान का इतना बवाल चला, पैंडेमिक के बीच में कितना बवाल चला, जब से मोदी जी आए तब से कुछ ना कुछ बड़ी बड़ी बवालें हो रही हैं। उसमें ये कहा जा रहा है कि इंडिया पूरी तरह से फ्री कंट्रीज नहीं है और हमारे यहाँ डेमोक्रेसी तो है, बस सबसे ज़्यादा क्या है सर जी, यहाँ पे जो जातिवाद है, चीज़ें, इन सब चीज़ों को भी देख के ये रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट जो तैयार की जाती है ना, हर चीज़ों के बिहाफ पे तैयार की जाती है, तो उसके बिहाफ पे ये कहा जा रहा है इंडियाज फॉल फ्रॉम द अपर रैंक्स ऑफ इंडिपेंडेंट नेशन में हैव अ पर्टिकुलरली डैमेजिंग इफेक्ट ऑन ग्लोबल डेमोक्रेटिक स्टैंडर्ड। मतलब कहीं ना कहीं इंडिया का जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी की डाउन होती जा रही थी। इंडिया वॉज गिवन अ फ्री स्टेटस इन द फ्रीडम हाउस रिपोर्ट। जो फ्रीडम हाउस रिपोर्ट द्वारा जो दिया गया था रिपोर्ट 2018, 19 और 20 में, उसमें इंडिया पूरी तरह से क्या था सर, फ्री था। ध्यान रखना, ठीक है। फ्रीडम हाउस रिपोर्ट द्वारा, यूएन द्वारा जो रिपोर्ट 2018, 19, 20 में दिया गया था उसमें इंडिया पूरी तरह से फ्री था, लेकिन 2021 में ये कहा गया कि पार्शियली फ्री है, थोड़ा सा फ्री है, तो कहीं ना कहीं डाउन हुआ है तो गड़बड़ है ना। फिर बोलता है पहले स्कोर 77 to 71 स्केल 100 ओवर टैपर था, लेकिन अब क्या है, लेटेस्ट रिपोर्ट में इंडिया इज रिकॉर्ड 67 आउट ऑफ 100, तो गड़बड़ है। ठीक है, अब यहाँ पे 10 नंबर सेकंड लास्ट न्यूज है, सबमिट एंड टॉक की बातें कही गई है। इंडिया स्वीडन वर्चुअली सबमिट किया है, ठीक है, ध्यान रखना, इंडिया और स्वीडन ने वर्चुअली मतलब कि ऑनलाइन के बिहाफ पे इन्होंने 2021 के सबमिट किए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैड पार्टिसिपेट इन द वर्चुअली इंडिया स्वीडन सबमिट विद अ स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर। ये आप पे पूछा जाएगा स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर कौन है, सीधा क्वेश्चन आपका आएगा, तो स्टीफन लोफेन। ध्यान रखना कौन है सर, स्टीफन लोफेन जो है कौन है, स्वीडन के प्राइम मिनिस्टर है। इन दोनों लोगों ने आपस में बैठ के मीटिंग हेल्ड करी है जो कि वर्चुअली सबमिट था। was organized exchange view of regional and global issues and discuss the bilateral relation between the two countries. This was the fifth, ध्यान रखना कौन सा था सर जी, पांचवा था, फिफ्थ कंजर्वेशन बिटवीन द टू लीडर्स सिंस 2015। 2015 के बाद ये पांचवा इन लोग की क्या थी सर, मीटिंग थी, साथ में बैठ के इन्होंने मीटिंग की हुई है। द टू लीडर्स अंडरलाइन दैट लॉन्ग स्टैंडिंग क्लोज रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड स्वीडन वर बेस्ड ऑन द शेयर अ वैल्यू ऑफ डेमोक्रेसी, रोल ऑफ लॉ, ठीक है, प्लुरलिज्म, क्वालिटी, फ्रीडम ऑफ द एक्सपेंशन एंड रिपोर्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स के भी आप पे कहा गया है कि भैया एक अच्छा रिलेशन इन दोनों कंट्री के बीच में आगे के लिए लंबे समय के लिए बन सके। फिर यहाँ पे बोला गया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी इनका वेलकम किया है। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना स्वीडन भी अब मेंबर हो चुका है आईएसए, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मेंबर हो चुका है। उस पर पीएम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उन्हें क्या करी है, बधाई भी दी है कि आप इस कंट्री के, आप इस ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो गए हैं। चलो जल्दी से बता दो स्कॉट होम, ठीक है,
स्कॉट होम किसकी कैपिटल है? तो स्वीडन की कैपिटल है सर, ध्यान रखना। कोरोना क्या है सर? करेंसी है, किसकी सर? स्वीडन की, ध्यान रखना। कोरोना वो अलग है, ये अलग है, ठीक है। द करेंट पीएम ऑफ स्वीडन कौन है सर जी? अभी जस्ट हमने बताया है सर, स्टेफन लोफेन कौन है सर? तो वहाँ के पीएम है। सबको क्लियर हो रहा है? एवरीबॉडी क्लियर हो रहा है? सब कुछ नहीं क्लियर हो रहा? जल्दी से, हाँ बहुत अच्छा, ग्रेट, बहुत अच्छा नीतीश, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, गुड। चलो लास्ट न्यूज़ ये रहा आपके सामने। अवार्ड की बातें कही गई है, किसकी बातें कही गई है सर? अवार्ड की बातें कही गई है। इसमें यहाँ कहा गया है कि मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। किसको दिया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा विल बी हॉनर्ड विद द बिहारी अवार्ड फॉर द ईयर 2020। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जाएगा साल 2021 के लिए बिहारी अवार्ड किसे दिया गया है? तो मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। किसे दिया गया है? मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। सबको समझ में आ रही मेरी बातें? मोहन कृष्ण बोहरा को दिया गया है। 30th बिहारी अवार्ड ईयर 2020 विल बी गिवन इन द मोहरा, ध्यान रखना, मोहन कृष्ण बोहरा, ठीक है, फॉर हिज क्रिटिसिज्म हिंदी बुक। ठीक है, यही बुक के लिए दिया गया। तस्लीमा, ध्यान रखना, तस्लीमा स्ट्रगल एंड लिटरेचर के द बिरला फाउंडेशन मेड द अनाउंसमेंट इन न्यू दिल्ली। द बुक वाज पब्लिश इन 2016। 2016 में इस बुक को इन्होंने लॉन्च करी थी। ध्यान रखना, ये जो अनाउंसमेंट है के द बिरला फाउंडेशन द्वारा अनाउंसमेंट न्यू दिल्ली में किया गया है। बुक का नाम याद रखना, ये एग्जाम में आप पे पूछा जाएगा। तस्लीमा स्ट्रगल एंड लिटरेचर बुक के राइटर कौन है? तो ध्यान रखना, मोहन कृष्णा बोहरे जी हैं, जिनको हाल ही में बिहारी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये आपके एग्जाम में सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा बुक्स एंड ऑथर के बीच से। 2,50,000 रुपीज आर अवॉर्डेड इन द बिहारी प्राइज। इसमें जो अमाउंट दिया जाता है बिहारी प्राइज में, वो कितनी जाती है सर? 2,50,000 रुपीज आर अवॉर्डेड द बिहारी प्राइज एज द सिटीजन प्लेक्यू। द अवार्ड वॉज 1991। के इज द वन ऑफ द 3 लिटरेसी अवार्ड इन द। ध्यान रखना, यहाँ पे ये कहा जा रहा है 1991 से ये पुरस्कार क्या दिया जा रहा है सर? दिया जा रहा है किसके द्वारा? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जाता है। ये सभी चीज़ें आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रखने वाली है। हर साल राजस्थानी लेखक 10 वर्षों में प्रकाशित, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट है वो ये है कि 1991 से दिया जा रहा है। किसके द्वारा दिया जाता है? के बिरला फाउंडेशन द्वारा दिया जा रहा है। 2021 में किसे दिया गया है? ध्यान रखना, मोहन कृष्ण बोहरे को दिया गया है बिहारी अवार्ड, जो कि 2016 में इनकी बुक्स क्या हुई थी सर? पब्लिश हुई थी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। एवरीबॉडी क्लियर? आज की न्यूज़ सबको समझ में आ गई? 3 दिन हमने तो क्लास कर ही ली है, ठीक है। तो क्या आप सभी लोग कल टेस्ट देने को तैयार हो? सभी लोग कल मॉक टेस्ट देने को तैयार हो? जितने सारे लोग हैं कल सभी मॉक टेस्ट देने को तैयार है? 3 दिन हमने क्लास ले ली है, कल चौथा दिन है, तो कल हम लोग क्या करेंगे? मॉक लेंगे। कितने क्वेश्चन के सर मॉक करेंगे? कम से कम 40 क्वेश्चन होंगे। कहाँ से होंगे सर? आज के 10 तारीख को होंगे, 9 तारीख के होंगे, 8 तारीख के होंगे। इन 3 दिन के क्वेश्चन एमसीक्यूज फॉर्म में होंगे, जो मैंने आपको एनालिसिस कराया है, जो मैंने आपको लाइव क्लास में एनालिसिस कराया है, जो आप मेरे संग बैठ के पढ़े हो। इसके बाहर से एक क्वेश्चन नहीं होगा। जो मैं जितनी सारी मैंने एनालिसिस कराई है, सबको मिला के एमसीक्यूज होंगे। इससे एक बेनिफिट होगा। बेनिफिट ये होगा कि जो आपने एनालिसिस किया ना, वो दिमाग में छप जाएगा, पक्का है। चलो सभी लोग तैयार है, कोई दिक्कत नहीं है। तो कल हम लोग क्या मिलेंगे सर? 10 AM पे फिर से मिलेंगे, ठीक है। जब 10 AM पे मिलेंगे तो आपके मॉक टेस्ट के संग मिलेंगे। उम्मीद करेंगे जो आपने अभी तक पढ़ा हुआ है, जो अब तक अभी आपने मेरे संग पढ़ा हुआ है, वो पूरी चीज़ों को आप एनालिसिस करके कल एमसीक्यूज फॉर्म के लिए आप आ सकते हैं, जिससे आपकी करंट अफेयर और अच्छी हो जाएगी। रात में 10 बजे आप हमसे मिल सकते हैं 10 PM पे। आज हम लोग चालू करेंगे जनवरी की कंप्लीट करंट अफेयर होगी, एमसीक्यूज फॉर्म होंगे। आप इस क्लास में भी आ सकते हो। लर्निंग ऐप पे होने वाली है। सिर्फ 2 क्लास है, एक सुबह में 10 AM पे, एक रात में 10 PM पे। बस ये 2 क्लासेस है। अगर आपको टाइम मिले तो आप क्लास में आ सकते हैं। विशाल सर नमस्ते। ठीक है सर, बिहार की गाइडलाइन लेनी थी करंट अफेयर के लिए। हाँ नीतीश, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर एवरीबॉडी। चलो आप सभी को बाय बाय, राधे राधे, नमस्कार। मुलाकात होगी हमारी रात में 10 बजे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।